जी बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 11 करना है और आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 4.1। अ पर्सन होल्डिंग अ बैग ऑफ ग्रोसरीज while standing still talking to a friend. A car is stationary while its engine is running. From the standpoint of work, describe how these two situations are similar. तो देखिए, दो सिचुएशंस उसने बताई हैं। एक तो ये आदमी है जो अपने दोस्त से बातें कर रहा है और हाथ में उसने ग्रोसरीज का बैग पकड़ा हुआ है। सारी बात है, ग्रोसरीज के बैग को होल्ड करने के लिए उसने फोर्स लगाई है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह एक कार है जो स्टार्ट है, हमें आवाज भी आ रही है, इसका इंजन चल रहा है, लेकिन ये खुद मूव नहीं कर रही, यानी स्टेशनरी है, यानी हमने क्लच दबा के गियर लगा के इसको चलाना शुरू नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बताएं कि ये दोनों सिचुएशंस एक जैसी कैसे हैं। बड़ा ही सिंपल है, आप गौर करें। ना तो इस आदमी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो भी उधर ही खड़ा है, ना इस कार ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये भी इधर ही खड़ी है। तो इसका मतलब है ये दोनों जो सिचुएशंस हैं ये इसलिए सिमिलर है क्योंकि दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क भी जीरो होता है। हम जानते हैं W इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F डॉट D। D जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है 4.2। कैलकुलेट वर्क इन किलो जूल्स। हमने वर्क फाइंड करना है, लेकिन उसका यूनिट क्या होना चाहिए, किलो जूल की शक्ल में। व्हाइल लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट के मास को हमने उठाया, कितना उठाया, और साथ ब्रैकेट में उसने ये भी मेंशन किया हुआ है विद कांस्टेंट वेलोसिटी या स्टेडी वेलोसिटी, और कितनी हाइट तक हमने इसको पहुंचाना है, 10 मीटर हाइट तक पहुंचाना है। हम जानते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, अगर स्टेडी स्पीड में ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होता है, हम उतनी ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाकर इसको ऊपर मूव करवा रहे होते हैं। इसका मतलब है जो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं वो बिल्कुल इसके वेट के इक्वल है। अब फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, इसका मतलब है वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये बात हम जानते हैं कि अगर हम h हाइट तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाए तो जो वर्क हमें करना पड़ता है वो mgh होता है, और उसको डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू mgh। इसमें m की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, g की जगह 9.8 पुट करेंगे और हाइट की जगह भी 10 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 980 जूल्स बन जाएगा। लेकिन उसने कहा था कि आंसर किलो जूल्स में लिखना है, इसलिए इस आंसर को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो जूल की जगह क्या आ जाएगा, किलो जूल्स, क्योंकि हम जानते हैं ब्रैकेट में मैं मेंशन कर देता हूं 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, या 1 जूल इज इक्वल टू 1/1000 किलो जूल्स। तो जब आपने किलो जूल की शक्ल में लिखना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद आंसर बन गया 0.98 किलो जूल्स। तो ये था हमारा सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा गौर से देखें 4.3। इसमें वो कह रहे हैं कि पहले फोर्स F लगी ऑब्जेक्ट पर कितने डिस्टेंस तक, L डिस्टेंस तक, एंड देन फोर्स इज इंक्रीज टू 3F। उसके बाद फोर्स को 3F कर दिया गया और वो फर्दर कितने डिस्टेंस तक लगी, 2L डिस्टेंस तक। वो कह रहे हैं ड्रॉ द वर्क डायग्राम टू स्केल, यानी वो कह रहे हैं साथ ही ग्राफ भी बनाएं और फिर वर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट करें। तो ऐसा करते हैं, मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूं और साथ ही हम वर्क का आंसर निकाल लेंगे। अब जानते हैं कि ग्राफ की मदद से वर्क निकालने के लिए, चूंकि यहां पर फोर्स को वेरिएबल नहीं बताया गया, इसका मतलब है फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगी, चाहे वो F है चाहे वो 3F है। जब F है वो भी कांस्टेंट है, जब 3F है वो भी कांस्टेंट है। तो हम जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे F और D के दरमियान, यानी x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आ गया, y एक्सिस पे फोर्स आ गई। सबसे पहले वो कह रहा था फोर्स F है और ये कितने डिस्टेंस तक लगी, L डिस्टेंस तक। तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी जो अच्छा ग्राफ में, सॉरी, सबसे पहले हम y एक्सिस पे कुछ इंटरवल्स बना लेते हैं फोर्स के। मैंने देखें इक्वल इंटरवल्स बनाए, सबसे पहला इंटरवल F को जाहिर कर रहा है, दूसरा 2F, तीसरा 3F, चौथा 4F। इसी तरह x एक्सिस पे डिस्टेंस के लिए इंटरवल बना लें, L, 2L, 3L, 4L अप टू सो ऑन। अब सबसे पहले वो कह रहा था कि फोर्स लग रही है F और ये कितनी देर तक या कितने फासले तक लगी, L डिस्टेंस तक। तो हमारे पास पहला जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ आएगा
वो F से शुरू होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और कहां तक चलेगी, जहां तक L है। ठीक है, इतना डिस्टेंस हमने फोर्स लगाते गए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि फोर्स को इंक्रीज कर दिया 3F। इसका मतलब है ग्राफ का जो अगला हिस्सा है वो 3F के सामने से शुरू होगा, लेकिन वो कह रहा है कि फर्दर कितने डिस्टेंस तक लगी, फर्दर 2L डिस्टेंस तक लगी। इसका मतलब है कि ग्राफ का अगला हिस्सा L के इंटरवल के ऊपर से और 3F के सामने से शुरू होगा और ये L से लेके मजीद 2L तक चलेगा। जब आप L में 2L ऐड करेंगे तो फाइनल पॉइंट कौन सा आएगा, 3L आएगा। इसका मतलब है ग्राफ का ये वाला हिस्सा होगा तो हॉरिजॉन्टल ही होगा, ये 3F के सामने, और स्टार्टिंग पॉइंट इसका होगा 2L के ऊपर और एंड पॉइंट कहां होगा, 3L के ऊपर। अब ये हमारे पास दो ग्राफ आ गए। हम जानते हैं एरिया अंडर एफटी ग्राफ गिव्स अस वर्क। तो हमारे पास पहले छोटे ग्राफ के नीचे का एरिया और जो बाद वाला ग्राफ है उसके नीचे का एरिया हमारे पास आ गया। अब इन एरियाज की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जो छोटी रेक्टेंगल हमें बनती हुई नजर आ रही है उसकी एक साइड की लंबाई f है, दूसरी साइड की लंबाई l है। इनका एरिया क्या होगा, f इंटू एल। और जो बड़ी रेक्टेंगल है उसकी एक साइड की जो लंबाई फोर्स वाली साइड पे है वो 3F है और जो डिस्टेंस वाली साइड पे लंबाई है वो 2L है, क्योंकि L से लेके 3L तक डिस्टेंस कितना है, 2L। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6FL। तो FL छोटे का एरिया, 6FL बड़े का एरिया, दोनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू FL प्लस 6FL इज इक्वल टू 7FL। तो ये था आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, 4.4 नंबर इसका है। इसमें वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट इन विच केस मोर वर्क इज डन। दो केसेस वो सामने रख रहा है। एक केस में कह रहा है कि 50 kg बुक्स आर लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी बुक्स जिनका मैथ 50 kg था उनको हमने 50 सेंटीमीटर हाइट पे लिफ्ट किया। मैं एक कॉलम में केस 1 लिख देता हूँ। इसी तरह केस 2 में कह रहा है, केस 2 में वो कह रहा है कि अ 50 kg क्रेट इज पुश्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ये दो डिफरेंट केसेस हैं। इन दोनों सिचुएशंस को, दोनों कंडीशंस को मैंने दो अलग अलग कॉलम्स में लिख दिया। एक को केस 1 कह दिया, एक को केस 2 कह दिया। तो जो पहले वाला केस 1 है जिसमें वो 50 kg बुक्स को वर्टिकल हाइट 50 सेंटीमीटर तक पहुंचा रहा है, इसके लिए पहले हम वर्क निकाल लेते हैं। इस वर्क को W1 का नाम दे दें। हम जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकल हाइट पे पहुंचाया था। मैंने तब भी आपको बताया था कि ये वर्क क्या होता है, mgh के इक्वल होता है। जब हम वर्टिकल किसी लोअर पॉइंट से किसी अपर पॉइंट तक पहुंचाते हैं तो इस वर्क को हम mgh वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर mgh आ गया, मैथ की जगह 50 आ जाएगा, g की जगह 9.8 आ गया और हाइट की जगह 50 सेंटीमीटर पुट नहीं करना। ऊपर आप गौर करें, अलग से हाइट को मैंने 50 सेंटीमीटर से पहले मीटर में कन्वर्ट किया है। ये बात याद रखनी है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 बन जाएगा। इसका मतलब है हाइट की जगह हम लिखेंगे 0.5, 50 मैथ की जगह आ गया, 9.8 जी की जगह आ गया और हाइट की जगह 0.5 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 245 जूल्स आंसर आएगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस में मैं फिगर भी आपको बना के दिखा रहा हूं जिसमें एक क्रेट को पुश किया जा रहा है एक फोर्स लगा के, और यहां पर चूंकि एंगल की कोई बात नहीं की गई तो इसका मतलब है हम यही एज्यूम करेंगे फोर्स भी उसी तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ है। अब नो डाउट यहां पर क्रेट का मास बताया गया है, लेकिन यहां पे चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है, यहां पे क्रेट के मास का हमारे वर्क में कोई रोल नहीं होगा। वो किस तरह, आप गौर करें, फोर्स उसने बता दिया, फोर्स कितनी लगी है, 50 न्यूटन लगी है। तो वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है F.D। इसको जब आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, FD cos ऑफ थीटा। थीटा की जगह इस केस में आ जाएगा 0। जब 0 पुट करेंगे cos 0 1 हो गया, तो सिर्फ F इंटू डी रह गया। फोर्स की जगह 50 आ जाएगा, D की जगह 2 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल्स आंसर आ गया। इसका मतलब है केस 1 में जिसमें हम वर्टिकली एक ऑब्जेक्ट को उठा रहे थे, उस केस में हमने ज्यादा वर्क किया था।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 4.5 जो है उसमें वो ये कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। वो कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। ये बात तो हम जानते हैं, मैंने पूरे चैप्टर 4 में यही बातें आपको पढ़ाई हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर क्योंकि हाइट की बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इस पूरे चैप्टर में बात करते आए हैं, तो मैं ग्रेविटेशन के लिहाज से ही आपको समझाऊंगा। फर्ज कर लें हमने एक ऑब्जेक्ट को जमीन के किसी सरफेस से, यानी चलें सरफेस ऑफ अर्थ ही कंसिडर कर लेते हैं, यहां से हमने किसी हाइट पर पहुंचाया और हमें 1 जूल वर्क करना पड़ा। अगर 1 जूल वर्क मुझे करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे पहुंचाने के लिए, तो ये वर्क कहां गया? ये वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब है कि किसी बंदे ने इसको किसी एक लेवल से किसी दूसरे लेवल पर पहुंचाने के लिए 1 जूल ही वर्क किया था। और आप ये भी जानते हैं जूल क्या है, जूल की मैं अलग से ब्रैकेट में डेफिनेशन भी लिख देता हूं। अगर 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस कवर करवाए तो हम कहते हैं वर्क कितना हुआ है? 1 जूल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर भी। इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब है इसके ऊपर किसी ने वर्क किया था 1 जूल, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट जब जमीन पे जाके वापस गिरेगा तो इसके पास 1 जूल वर्क करने की ही कैपेसिटी है। और इसको थोड़ा सा मजीद अगर हम सिस्टमैटिकली सोचें तो 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी जब ये नीचे जाता जाएगा तो ये जमीन के करीब पहुंचने पर 1 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और यही 1 जूल काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करूं, यही 1 जूल काइनेटिक एनर्जी जो है ये जमीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर टकराती है तो उस पर कितना वर्क करने की सलाहियत रखती है? 1 जूल। तो इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब है उसके ऊपर 1 जूल वर्क किया गया, उसे किसी हाइट पे पहुंचाया गया। अगर इसको ड्रॉप किया जाएगा तो ये इतना ही वर्क करने की सलाहियत रखता है। तो ये था 5वां शॉर्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट है हमारे पास छठा शॉर्ट क्वेश्चन 4.6। इसमें वो कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके दरमियान आपस में लड़ाई हो रही है। एक स्टूडेंट जो है, बल्कि पहले मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। सिचुएशन क्या है? एक बॉल है जो टेबल के टॉप से H1 हाइट पर मौजूद है और टेबल का टॉप जमीन से H2 हाइट पे है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं जमीन के सरफेस के लिहाज से देखूं तो इस बॉल की हाइट, टोटल हाइट कितनी है? H1 प्लस H2। और अगर मैं टेबल के टॉप के लिहाज से देखूं तो इस बॉल की हाइट कितनी है? H1। अब एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि इस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता रहा हूं। और दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि नहीं जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? h1 प्लस h2 है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा स्टूडेंट ठीक कह रहा है, ये हमने बताना है। अब जरा गौर से सोचें, मैंने लेक्चर में चैप्टर 4 में आपको बताया था कि यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने कोई फिक्स रेफरेंस पॉइंट नहीं रखा हुआ, और अगर कोई फिक्स रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का एक से ज्यादा आंसर आ सकता है। यानी जो पहला स्टूडेंट है उसने टेबल के टॉप को रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, वो इस बॉल की हाइट टेबल के टॉप से मेजर कर रहा है, और टेबल के टॉप से तो इसकी हाइट वाकई H1 है, राइट। और जिसे रेफरेंस पॉइंट लिया जाए वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर की जाती है? 0। तो इसका मतलब है वो पहले वाला स्टूडेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, क्योंकि वो टेबल के टॉप के लिहाज से देख रहा है। दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 प्लस h2 है, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट टेबल के टॉप को रेफरेंस पॉइंट नहीं ले रहा, वो अर्थ के सरफेस को रेफरेंस पॉइंट ले रहा है। और जाहिर बात है अगर अर्थ के सरफेस को रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा तो उस सरफेस से लेके बॉल तक की टोटल हाइट क्या बन रही है? H1 प्लस H2, क्योंकि टेबल की अपनी हाइट H2 है। और जाहिर बात है जब मैं इस टोटल हाइट को mg के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mg मल्टीप्लाइड बाय H1 प्लस H2।
सो सेकंड स्टूडेंट भी ठीक कह रहा है, बस दोनों की सोच में कहाँ डिफरेंस है। पहला स्टूडेंट टेबल के टॉप को रेफरेंस पॉइंट ले रहा है और सेकंड स्टूडेंट अर्थ के सरफेस को रेफरेंस पॉइंट ले रहा है। तो ये था छठा शॉर्ट क्वेश्चन। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर, गौर से स्टेटमेंट देखिएगा, जब रॉकेट वापस एटमॉस्फेयर में आ रहा होता है, देन इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। वो कह रहा है कि उसका नोज क्यों हॉट हो जाता है। अब आप इमेजिन करें कि ये अर्थ का ग्लोब है, मैं स्पेस में खड़ा हूं, अर्थ के इर्द गिर्द आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर होता है, गैसेस का मिक्सचर, डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह, उसके बाद स्पेस शुरू होती है जहां मैं खड़ा हूं। जब ये रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने लगा, उससे पहले जरा गौर से सोचें, रॉकेट के पास कौन सी एनर्जी है, कोई ना कोई एनर्जी तो है। जारी बात है ये अर्थ के सेंटर से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, इसका मतलब है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, और चूंकि ये मूव कर रहा है तो इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी है। अब इतनी सारी एनर्जी इसके पास मौजूद है, जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होगा तो इसके नोज को सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कौन से अवामिल का सामना करना पड़ेगा। इसको हवा के, एयर के पार्टिकल से टकराना पड़ेगा, इसको डस्ट के पार्टिकल से टकराना पड़ेगा, और एयर यानी एटमॉस्फेयर इसकी मोशन को अपोज कर रही है, यानी एक फ्रिक्शन का इफेक्ट आ रहा है। और इस रॉकेट को फ्रिक्शन के अगेंस्ट, फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए मुसलसल आगे चलते रहने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क रॉकेट कहां से करेगा, अपनी उसी एनर्जी को यूज करके करेगा। और जाहिर बात है जब ये वर्क करेगा तो हम जानते हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब भी वर्क किया जाए तो वो हीट एनर्जी की शक्ल में अपीयर होता है, यानी रॉकेट की एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क करने में इस्तेमाल हो जाएगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और एयर मॉलिक्यूल्स, और यही जो वर्क है ये एनर्जी, हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा, जो रॉकेट की नोज को गर्म कर देगा, हीट अप कर देगा। ये था हमारे पास सातवां शॉर्ट क्वेश्चन। जी, आठवें शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग। तीन पार्ट्स हैं, इन तीनों में जो जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो हमने बतानी है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी, ये मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था कि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्प्रिंग की फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं, और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है स्प्रिंग के अंदर। लेकिन चूंकि ये इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क है तो ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है वाटर इन अ हाई डैम। मतलब क्या हुआ कि डैम में पानी किसी हाई लेवल पे होता है और दूसरी साइड पे लेवल काफ़ी लो होता है, और हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी फ्लो करता है, जैसे मंगला डैम या तरबेला डैम में आपने अक्सर देखा होगा। वहाँ पे जब भी आप विजिट करें तो आप यही चीज़ तो बेसिकली हम देखने जाते हैं। तो रास्ते में टरबाइन्स घूमती हैं और टरबाइन्स के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये पानी जो हाई डैम में है, जहाँ पानी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जो एनर्जी हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरे पार्ट में वो कह रहा है अ मूविंग कार, ये हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो तीसरे पार्ट का आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 4.9 आप देखें, अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप। एक गर्ल जो बेचारी किचन में फर्ज कर लें काम कर रही थी, चाय वगैरह बना रही थी, उससे कप गिर गया, विच ब्रेक्स इनटू द पीसेस, जो जमीन से टकराने के बाद पीसेस में डिवाइड हो गया। हमसे वो ये पूछ रहा है कि व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व, कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कप हाइट पे था ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, इसके पास कौन सी एनर्जी थी, इसके पास थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे ये कप नीचे जा रहा था, अब देखें वो लड़की जो है उसका चेहरा खौफनाक होता जा रहा है, वो खौफजदा होती जा रही है कि कप गिर गया।
अब जैसे जैसे ये कप नीचे जाता जा रहा था वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही थी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही थी और जैसे ये ग्राउंड तक पहुंचा, ग्राउंड के करीब, तब तक सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब नेक्स्ट क्या हुआ, वो कप जमीन से टकराया, आवाज आई, साउंड एनर्जी पैदा हुई। वो आवाज बाहर भी कहीं गई होगी, मदर तक भी गई होगी, वहां से जो आवाज आई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। बहरहाल साउंड वेव्स पैदा हुई, यानी उस काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा, कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। फिर जब भी दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जरूर पैदा होती है, तो उसी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ। और फिर वो कप बेचारा टूट गया, उसको तोड़ने में भी कोई एनर्जी लगी। वो कहां से आई, वो उसी काइनेटिक एनर्जी के अंदर से आई। सो काइनेटिक एनर्जी जब ऑब्जेक्ट टकराने लगा था जमीन से, ये कप टकराने लगा था, तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में, कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में, कुछ हिस्सा कप को ब्रेक करने में यूज हुआ। और साथ ही गौर करें, ये जो कप के पीसेज हैं ये बिखर गए हैं। जाहिर बात है इनको इधर उधर मूव करने के लिए भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी। ये काइनेटिक एनर्जी भी कहां से आई है, उसी काइनेटिक एनर्जी से आई है जो टकराने से थोड़ी देर पहले थी। सो समराइज कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर, फिर नीचे ग्राउंड तक पहुंचते काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी में आगे कौन सी कन्वर्शंस हुई हैं, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी टू ब्रेक द कप एंड एनर्जी ऑफ द मूविंग पीसेस। तो ये था 9th शॉर्ट क्वेश्चन। 10th शॉर्ट क्वेश्चन में जनाब हम लड़के की भी हरकत देख लेते हैं। उसमें वो कह रहा है, अ बॉय यूजेस अ कैटापुल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेस अ breaks a greenhouse window. What energy changes are involved? एक लड़का है, उसने भी हरकत दिखा दी है। उसने क्या किया है, उसने एक कैटापुल्ट यानी वोलेल जिसे आप कहते हैं, उसकी मदद से एक स्टोन मारा सीधा विंडो पे। फर्ज कर लें वो ग्रीन हाउस की कोई विंडो थी, उस विंडो पे उसने स्टोन फेंका और वो ब्रेक हो गई। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस स्टोन के अंदर कौन सी एनर्जी थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आप देखें ये इसके साथ एक रबड़ की तरह की अरेंजमेंट होती है और जब रबड़ को हम खींचते हैं तो हम उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देते हैं। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोन को लेके जा रही है। स्टोन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी इजाफा हो सकता है या कमी हो सकती है, क्योंकि उसकी जमीन से हाइट चेंज हो सकती है। इसके अलावा वो मूव भी कर रहा है, जारी बात है ये उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है। वो कहां से आई है, उसी स्टोन की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर से ही आई है। अब ये जाके जब टकराएगा उस विंडो के साथ, तो उस विंडो के टकराने से आवाज भी आएगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्शन हुई। उसको ब्रेक करने में भी कोई ना कोई एनर्जी का हिस्सा यूज हुआ होगा, क्लियर। और फिर जाहिर बात है जब वो ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होने के दौरान मैंने जैसे पहले आपको बताया साउंड एनर्जी पैदा हुई है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई ना कोई वर्क भी होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो हीट एनर्जी भी पैदा होगी और साथ एनर्जी टू ब्रेक दैट विंडो। तो ये था हमारा 10th शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।